हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग हम एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि किस तरह के कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था कि आज हम जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, स्पेशली इन्हीं दोनों कंपाउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्योंकि उस दिन भी मैं बताया था कि जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कल हमने डिस्कस कर लिया था कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो हमने एरोमेटिक के लिए देखा था वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक हो, प्लेनर हो और डी लोकलाइज 4n+2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, उसी तरह नॉन एरोमेटिक के लिए देखा था वो साइक्लिक हो, ठीक है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, प्लेनर हो, ठीक है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है। इसमें ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी एरोमेटिक में हमने देखा था ये क्या हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, 4n इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, तो देखे जैसे 4, 8, 12, 16, 20 इलेक्ट्रॉन आते थे तो उनको हम क्या बोलते थे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे। अब देखो हम स्पेशली आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नॉन एरोमेटिक को देखो मैंने 3-4 टाइप से उसको क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले क्लासीफाई में देखो ऑल एसाइक्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जितने भी ऑल एसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैं, जितने भी ऑल एसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैं सब के सब किस में आते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये कुछ एसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया है तो ये किस में आएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, आगे देखते हैं साइक्लिक बट हैविंग प्लेनर ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ये देखिए ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये साइक्लो प्रोफिन है। ठीक है, ये साइक्लो क्या है, साइक्लो पेंटिन का एग्जांपल है। तो देखो इसमें एक क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। अगला देखो ये साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिंग इसमें दो टाइप है, पहला क्या है साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक बट हैविंग sp3 कार्बन। ठीक है, साइक्लिक हो बट उसमें क्या हो, एक sp3 कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे इसमें देखो ये वाला कार्बन क्या है, sp3, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। इसी तरह इसमें देखो ये कार्बन क्या है, sp3। ठीक है, तो sp3 होने की वजह से ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये साइक्लिक बट नॉन प्लेनर। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है ये कोट। ठीक है, जिसको साइक्लोब्यूटाडाइइन जिसे कोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगर आप स्ट्रक्चर पढ़े हो तो ये क्या बनाता है, ट्यूब शेप, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब शेप। तो जैसे ही ये ट्यूब से बनाता है उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देख लिए। पहला तो जितने भी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल किस में आते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जिसमें क्या ओड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, साइक्लिक हो, sp3 कार्बन हो। क्योंकि हम लोग देखे थे एरोमेटिक के लिए देखे थे sp2 और sp कार्बन होने से वो क्या हो जाता था, एरोमेटिक। तो sp3 कार्बन होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक एग्जाम्पल। उसी तरह नॉन
नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो भी sp3 का एग्जाम्पल होगा। अगर आगे कुछ और भी एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जैसे एनुलिन के बारे में। ठीक है, ये जो एनुलिन वाले कंपाउंड हैं, इसी से कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनुलिन वाले कंपाउंड है, जैसे देखो एनुलिन 10, ये एनुलिन 10 है। ठीक है, एनुलिन 10 का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एनुलिन 10 का जब स्ट्रक्चर देख रहे हो ये, तो देखो ये 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आ रहा है, तो ये क्या है, एनुलिन 10। ठीक है, तो एनुलिन 10 याद रखिएगा, ये क्या होता है, क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसी तरह आगे हम देखें, ये एनुलिन 12, एनुलिन 12, ये एनुलिन 12 को भी ध्यान रखिएगा कि ये एनुलिन 12 भी क्या होता है, ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है कि एनुलिन 10 या एनुलिन 12 एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। उसी तरह अगला एग्जाम्पल है ये पेंटालीन, क्या बोल रहा हूँ मैं, पेंटालीन। ठीक है, तो पेंटालीन भी देखो, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। उसी तरह आगे जाएं, इधर जाए हेप्टालीन, ठीक है, हेप्टालीन ये भी क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो याद रखें, पेंटालीन, हेप्टालीन, एनुलिन 10, एनुलिन 14, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसी तरह अगर इस तरह का कोई कंपाउंड हो, ठीक है, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, ठीक है, जहाँ दोनों बॉन्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या होगा, तो क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता, जो ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता, तो ये क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, प्लेनर। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन रहता है ये नॉन प्लेनर रहता है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन होने से ये क्या बन जाता है, प्लेनर, तो ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल बन जाता है। आगे देखो, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक। अब देखो इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कितना रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये कंजुगेशन में होगा, ठीक है, आप देखिए अगर ये कंजुगेशन में होता तो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसकी वजह से ये जो रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, वो क्या हो रहा है, वो केवल एरोमेटिक बन रहा है। बाकी सभी रिंग क्या बन रहे हैं, एरोमेटिक नहीं बन रहे हैं। मतलब उसमें कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड को हम लोग छोड़ दें तो बाकी तो क्या हो रहा है, पूरा रिंग क्या आ जा रहा है, कंजुगेशन में आ रहा है। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड, पूरे रिंग में क्या आ रहा है, कंजुगेशन। तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, नॉन हाकेल डबल बॉन्ड का काम करेगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये क्या, एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया कि ये डबल बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि इस डबल बॉन्ड की वजह से केवल एक ही रिंग में कंजुगेशन आएगा, बाकी रिंग में कंजुगेशन नहीं आएगा, या बाकी बाकी रिंग में कंजुगेशन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, को नॉन हाकेल में आएगा। ठीक है, तो काउंट नहीं होगा, इसीलिए क्या, 14 पे। तो ये क्वेश्चन एक तरह का एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसको कैसे करते हैं। आगे देखिए,
आगे तो मैं कल एग्जाम्पल में बता ही दिया था कि जब ऐसा कोई कंपाउंड होगा तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ये पहला देखो sp3 कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। sp3 कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। अगर प्लस रहेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आगे एरोमेटिक हो गया। यहाँ देखो 2 4 मतलब क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब इधर जाएं, 2 और 2 कितना आ रहा है, 4 आया तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक हो गया। उसी तरह इसमें जाओ, कितना आ रहा है, 2 और 2 4 और इधर माइनस है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई, तो एरोमेटिक हो गया। ये भी क्या है, एरोमेटिक। ये भी क्या है, एरोमेटिक। प्लस है, प्लस है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ बोरोन में sp2 कार्बन होने की वजह से क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक। 2 4 कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको बहुत बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है। तो ये क्या हो जाता है, ये क्या होगा, कंजुगेशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और खींच के यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जाने से यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जैसे जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस रिंग पे, 2 4 2 4 2 4 6 और यहाँ 2 2 2 4, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं पे नहीं तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और साथ में कंजुगेशन भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या बन जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में, ठीक है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में। तो ये पूछा जाता है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या होता है। तो ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। जो एरोमेटिक है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। साथ ही ये क्या होता है, एक बार जो एग्जाम में पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, ये क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, ESR। ESR सबको पता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव। और जबकि एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ESR एक्टिव। तो याद रखिएगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो डायमैग्नेटिक होता है और जो एंटी एरोमेटिक होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और एक चीज़, जो जैसे मैं ये कोई रिंग बना लिया, जैसे मान लीजिए कोरिन रिंग बनाया, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन रहेंगे और इसके बाहर भी हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है, बाहर भी हाइड्रोजन रहेंगे। तो इसमें बार बार पूछा जाता है कि इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन होंगे, ये क्या होंगे, आउटर हाइड्रोजन, और ये अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इनर हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा कि जो एरोमेटिक कार्बन में, ठीक है, एरोमेटिक में जो आउटर जो एरोमेटिक में, ठीक है, जैसे इसको मैं बनाया था, फिर से एक बार बना लेता हूँ। जैसे इस तरह के किसी तरह का भी कोरिन रिंग है, इसमें 2 तरह के हाइड्रोजन होंगे, इनर और आउटर। तो इसके जो जितने भी इनर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, इसके जितने भी इनर हाइड्रोजन होंगे, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, एरोमेटिक के लिए।
एरोमेटिक के लिए जितने इनर अंदर वाले जितने हाइड्रोजन होंगे, इनर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, जो इनर हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, सील्डेड, और जो आउटर हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डीसील्डेड। मैंने क्या बोला कि अगर कोई रिंग है, कोरिन रिंग या कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें इनर और आउटर दोनों टाइप के हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो आउटर हाइड्रोजन है, इनर हाइड्रोजन वो सील्डेड होता है और आउटर हाइड्रोजन डीसील्डेड। और आपको पता है सील्डिंग डीसील्डिंग क्या होता है, कि जो डीसील्डेड होता है उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वैल्यू क्या होती है, हाई, ठीक है। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। और जो इनर प्रोटॉन होते हैं उसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, सील्डेड में क्या होती है, डेल्टा वैल्यू लो होती है। तो इसी से पिछले बार सेट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनर प्रोटॉन और आउटर प्रोटॉन कौन सील्डेड होगा और कौन डिससील्डेड होगा। अब इसी तरह तो क्या है, अब हम देखते हैं कि एंटी एरोमेटिक केस में क्या होगा। एंटी एरोमेटिक केस में ये जितने भी आउटर प्रोटॉन हैं, ठीक है, जितने भी आउटर प्रोटॉन है, आउटर प्रोटॉन क्या होंगे, सील्डेड। जस्ट अपोजिट उसमें हमने क्या बोले थे, आउटर प्रोटॉन क्या बोले थे हम लोग, डीसील्डेड। इसमें जस्ट एंटी में जस्ट अपोजिट एंटी एरोमेटिक में आउटर प्रोटॉन क्या होते हैं, सील्डेड। और ये जितने भी इनर प्रोटॉन हैं, अंदर वाले प्रोटॉन, सब क्या हो जाएंगे, डीसील्डेड, ठीक है। जस्ट अपोजिट जैसे हम एरोमेटिक केस में देखे थे, उसमें आउटर प्रोटॉन क्या होता है, डीसील्डेड, और इनर प्रोटॉन क्या है, सील्डेड। और इसमें जस्ट अपोजिट एंटी एरोमेटिक में आउटर प्रोटॉन क्या है, सील्डेड, और आउटर प्रोटॉन क्या है, सील्डेड, और इनर प्रोटॉन क्या है, डीसील्डेड। तो ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का केस था कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन एंटी एरोमेटिक होंगे, और किस तरह के कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो ये हाकेल रूल के अकॉर्डिंग हमने जानने की कोशिश किया कि कैसे हम पहचान सकते हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कैसे हम किसी भी कंपाउंड को आसानी से पहचान कर अपना आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड को हाकेल रूल के अकॉर्डिंग उनकी एरोमेटिसिटी हम बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सबको।